नमस्कार। जितने भी अभ्यर्थी हैं जुड़ जाएंगे मेरे साथ। और कल जिस टॉपिक पे चर्चा हो रही थी, कोहलबर्ग का सिद्धांत है। सिद्धांत का नाम क्या है? नैतिक विकास का सिद्धांत। आपको ध्यान रखना है, नैतिक विकास के सिद्धांत को लेकर सबसे पहले थ्योरी किसने दिया था? जीन पियाजे ने। लेकिन नाम किनका चलता है? कोहलबर्ग का। ठीक है जी। जैसे कि आप लोग पढ़े हो, इससे पहले मैंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बताया था, उसमें जीन पियाजे का नाम सबसे ज़्यादा चलता है। लेकिन वाइगोट्स्की ने भी इस पे काम किया और जेरोम ब्रूनर पे भी उसने काम किया। तीन तीन लोग इस फील्ड पे रिसर्च किए, लेकिन ज़्यादा नाम किससे चलता है? हाँ, जैसे क्रिकेट तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन नाम किनका ज़्यादा चलता है? हाँ, हाँ, अभी वर्तमान में विराट कोहली। इससे पहले सचिन तेंदुलकर है कि नहीं? तो कई बार ऐसा होता है कि नाम जो है जिनका चलता है उनसे सवाल भी ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज छोटा सा इसका सेक्शन बचा हुआ है, इसी को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे इसके अंतर्गत नैतिक विकास की अवस्थाओं के मध्य संबंध। ये सारा कुछ मैं करा दिया था, ये सब देख रहे हो। रिवीजन करते रहना, जब तक मैं टॉपिक चला रहा हूँ उसको आप लोग बार बार रिवीजन करो। 10 बार रिवीजन कर रहे हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। क्योंकि आजकल सीडीपी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, न कि एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन। उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के सवाल पूछा जा रहा है। जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग। जीन पियाजे ने 3 लेयर और 3 स्टेज बताया है। ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में आपको ध्यान रखना है, इन्होंने 3 लेयर 6 स्टेज बताया है। तो यहाँ पर हम लोग जो है संबंध स्थापित करेंगे स्टेज के बीच में। ठीक है। टॉपिक का सॉरी हेडिंग का नाम क्या, मतलब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, नैतिक विकास की अवस्थाओं के मध्य संबंध। अवस्था मतलब स्टेजेस। आई समझ में तुम्हारा? ये 6 स्टेज बता है, लॉरेंस कोहलबर्ग है सेट है, और जीन पियाजे है 3। ठीक है। तो उसको हमको कंपेरेटिवली स्टडी करना है, उसकी अवस्था और इसकी अवस्था में क्या संबंध है। अवस्थाओं के बीच क्या स्थापित करना है? संबंध। तो करें संबंध स्थापित। चलिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, एक बार देख लेंगे। तो आप लोग को ध्यान रखने हैं पियाजे के नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, विषम विधिक, नैतिकता। अगला है नैतिक समानता। तीसरा है स्वायत्त नैतिकता। ये 3 स्टेज है, तीनों को नाम याद रखना है। भयंकर टाइप से शब्द दिख रहा है, विषम विधिक नैतिकता, नैतिक समानता और स्वायत्त नैतिकता। ये 3 स्टेज है, इसको आपको कोरिलेट करना है। मैं लॉरेंस कोहलबर्ग से इससे संबंध स्थापित करूंगा।
तो ध्यान दीजिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने सिद्धांत कितने अवस्था बताए हैं? 6। पहला है दंड आज्ञा पालन, अभिविन्यास, आप लोग पढ़े हो लॉरेंस कोहलबर्ग का 3 लेयर है, प्री, है ना, कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल लेवल, बाद कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो हर के अंदर दो दो स्टेज है, तो ध्यान रखेंगे। उसमें से पहला क्या है आपका? दंड आज्ञा पालन अभिविन्यास, जिसके बारे में मैंने बताया था, बच्चा जो है दंड के डर से क्या करता है? आज्ञा का पालन करता है या नैतिकता का पालन करता है। दूसरा आप लिखें कारण सापेक्ष अभिविन्यास। कारण सापेक्ष अभिविन्यास। तीसरा और चौथा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अभिविन्यास को आप लोग अभिमुखता ही बोल सकते हो, अंग्रेजी में बोलेंगे ओरिएंटेशन। चौथा अवस्था का नाम है कानून तथा व्यवस्था अभिमुखता। और पांचवा है सामाजिक संविदा या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सीडीपी के जो वर्ड होते हैं ना, एकदम शुद्ध हिंदी। दिक्कत क्या हुआ है कि सीडीपी पे जो रिसर्च हुआ है ना, विदेशियों ने किया है, और विदेशी भाषा अंग्रेजी ही मान के चलिए, उस अंग्रेजी को हमने हिंदी में क्या किया है? कन्वर्ट किया है। इसीलिए एकदम अलकरह अलकरह शब्द है, समझ में आया? हाँ, आप लोग बोलते हैं ना सीडीपी के शब्द बहुत ही यार क्लिष्ट वर्ड है, एकदम सहज वर्ड थोड़ी है। अधिगम, कबू जीवन में बीएड करेगी या डीएड करेगी पहले सुने रहे हो तुम ना अधिगम शब्द ला? मैं भी नहीं सुना था कभी जीवन में। बीएड डीएड पढ़ाना पढ़ना, तब जाके अधिगम शब्द का हम लोग सुने कभी, लेकिन सीखना को सुने हो आप लोग? सीखना तो 3-4 साल के रहोगे तब से सीख रहे सुने होगे, सीखना सीखना रे करना रे सीखना। वो क्या है हमारा? लोकल फॉर वोकल वर्ड है वो, है कि नहीं? तो रीजन ये है सीडीपी के शब्द में जो क्लिष्टता दिखाई देती है, रीजन है कि आप जितने भी मनोवैज्ञानिक पढ़ते हो, आप लोग जानते हो जीन प्याजे हो गया, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गया, वाइगोट्स्की हो गया, ठीक है, हावर्ड गार्डनर हो गया, जितने भी पढ़ते हो उसमें से 40-50 मनोवैज्ञानिक हो, उसमें से 1-2 भी तुम लोग भारतीय मनोवैज्ञानिक सुने हो ढंग से? सीडीपी में सुने हो क्या? एक आठ मतलब मत गिनो, वो मत मानो, वो अपवाद है। लेकिन एक बड़े सन सिद्धांत है कि भारत के मन है, मतलब पूरा सीडीपी क्या है, किनके द्वारा तैयार किया गया है? विदेशी के द्वारा तैयार किया। उनका लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी। तो उनकी अंग्रेजी को हमने क्या किया है? ट्रांसलेट किया है। तो इसलिए भयंकर भयंकर शब्द आता है, इसीलिए ना ज्यादा पल्ले नहीं पड़ता शुरुआत में, तो क्या बोल रहे हैं क्या। और यही के मनोवैज्ञानिक होते ना, तो हमको बहुत सरल सरल शब्दों से ये समझ है ना, समझना होता है। रीजन यही सबसे बड़ा। चलो आ जाओ, पांचवा है सामाजिक संविदा या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। छठवा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अब देखिए, हम एक तरफ 6 स्टेज इसके लिख दिए हैं और 3 जो है इसके लिख दिए हैं। दोनों के बीच हमें क्या स्थापित करना है भाई? संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर
जीन पियाजे का जो पहला अवस्था है विषम विधिक नैतिकता, इसका संबंध जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के दो अवस्थाओं से मैच खाता है। ध्यान रखना, दंड आज्ञा पालन और कारण सापेक्ष या उद्देश्य कारण वाला अभिन्यास से संबंध आता है। नैतिक समानता जो इनका दूसरा स्टेज है, इनका संबंध लॉरेंस कोहलबर्ग के दो अवस्थाओं से मैच खाता है। ठीक, और ठीक ऐसे ही स्वायत्त नैतिकता जो आप देख रहे हो, ठीक है, खुद के हिसाब से जो नैतिकता स्थापित करता है एक बालक, इसका संबंध अंतिम दो से यानी कि पांचवा छठा से का जो है मैच खाता है। तो संबंध जो है आप देख रहे हो यहां पर, इनके एक स्टेज में इनका दो स्टेज आता है। समझ में आया? कहने का मतलब सरल भाषा में, इनका एक स्टेज में उसका दो स्टेज शामिल है। यहां पर इन दो स्टेज को यहां पर एक ही सिंगल से नाम दे दिया, विषम विधिक नैतिकता। यहां पर क्या है, अच्छा लड़की ये कानून व्यवस्था वाला नैतिक समानता में आ गया, और यहां पर पांचवा छठा किसमें आ गया, स्वायत्त नैतिकता। अब इसको थोड़ा सा समझो, ठीक है। यहां पर देखो दंड मतलब ये क्या है, थोड़ा सा विषम विधि मतलब थोड़ा जहर टाइप से लग रहा है ना। मार खाना अच्छा लगता है सबको, बच्चे लोग को मार खाना अच्छा लगता है क्या? किसी को पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो विषम विधिक है। क्या है वो? विषम विधिक है। कारण सापेक्ष भी इसके अंदर आता है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की, कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था अच्छा लड़की मतलब सब समान होने चाहिए। सब क्या होने चाहिए? समान। जैसे कानून की नजर में, संविधान की नजर में क्या है, सब समान है। सब क्या है? समान है। तो नैतिक समानता में ये दोनों आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? रिलेशन को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ये जो नैतिक समानता है इसमें ये दोनों स्टेज आएंगे। सब लड़के अच्छे हैं, सब लड़कियां अच्छी है। गुरुजी बनोगे तो ये बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? सबो लड़के मन बने छावे, सब बच्चे अच्छे हैं। एनईपी यही बोलता है ना, एनसीएफ यही बोलता है कि हर बच्चा क्या है, अपने आप में यूनिक है और हर बच्चा स्पेशल है, अच्छा है। ये देखो नैतिक समानता, समानता व्यवहार को दिखा रहा है। अगला क्या है? स्वायत्त नैतिकता। मतलब स्वायत्त नैतिकता हम पढ़े हैं कि बच्चा का मूड, भाई बच्चा को जो अच्छा लगे वही वो करेगा। हर चीज में अपना दिमाग अब लगाएगा, क्योंकि वो बड़ा हो गया, 13 साल से ऊपर हो गया है, मान चलो, है कि नहीं? तो एक बार का समाज में व्याप्त जो भी रीति रिवाज है, कानून है, जो भी प्रथाएं हैं, उनको एक बार अपने दिमाग से क्या करेगा, नापेगा, तौलेगा। अच्छा लगेगा तो उसको पालन करेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से चलेगा। यानी कि पूरी उसके अपने आप में क्या जाती है, ऑटोक्रेसी, या खुद के ऊपर से डिपेंडेंसी आती है। वो खुद के हिसाब से नियम चलाता है। तो सामाजिक संविदा अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत आप पढ़े हो। सार्वभौमिक सिद्धांत में बड़े बड़े महापुरुष लोग इसमें आते हैं, है कि नहीं? और स्वायत्त सामाजिक अनुबंध में समाज के साथ जो अनुबंध है, समाज उसको देखता है, रीड करता है, समझता है, तार्किक विचार करता है। अच्छा लगेगा तो चलता है उस हिसाब से, नहीं तो छोड़ देता है। समाज में बोला गया कि शादी जो है सजाती होना चाहिए, है ना, समगोत्री नहीं होना चाहिए। लेकिन लड़का को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, फब रहा है, उसके हिसाब से तो करेगा, नहीं तो चल भैया। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब पढ़े हैं। तो कुल मिला के संबंध आपको ध्यान रखना है, नैतिक विकास के अवस्थाओं के मध्य संबंध इस प्रकार से होगा। ये जीन पियाजे का है, यही अपना लॉरेंस का। प्रश्न कैसे पूछेगा कि जीन पियाजे के पहले अवस्थाओं का संबंध लॉरेंस कोहलबर्ग के किन किन अवस्थाओं से है? आप मतलब क्या बताना है? केवल एक और दो। जीन पियाजे के नैतिक समानता का संबंध लॉरेंस कोहलबर्ग के कौन कौन से अवस्थाओं से है, बताइए। ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी डी। दिल पकड़ू। प्रश्न आएगा कि जीन पियाजे के बताए गए तीसरी अवस्था स्वायत्त नैतिकता का संबंध जी लॉरेंस कोहलबर्ग के किस अवस्थाओं से हैं? ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी डी। दिल मारू। ऐसा समझ? तो ये है संबंध। आगे संबंध मान लो पूछा, ये हाई लेवल क्वेश्चन है, आज तक नहीं पूछा है, आने वाले समय में एडवांस क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधे। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हेडिंग डालेंगे। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो बचपन से, बाल विकास प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं?
ठीक है, डीएड बीएड में पढ़ते आए हो, बाल विकास प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे ही हमको जो है जानना है नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो छोटे छोटे कारक को पहले लिख लो, जो आप लोग सभी व्यवहारिक जगत में देखते सुनते आए हो। नैतिक विकास मतलब मॉरल बिहेवियर को, या हमारे जो मॉरलिटी है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित क्या करता है ना, व्यवहार को प्रभावित करने वाले सबसे खास है। पहले नंबर पे मैं लिख रहा हूं जिस खानदान में आप पैदा हो रहे हो, यानी कि फैमिली। फैमिली सबसे पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा, फैमिली कोई ना कोई धर्म को मानता है, कोई ईसाई वाला है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई पारसी है कि नहीं? तो उससे उसका भी प्रभाव दिखता है। हम लोग हाथ जोड़ते हैं, वो लोग सबका अलग अलग रहता है, नहीं रहता है? हाँ, तो उससे मॉरलिटी अलग अलग दिखता है। फिर आपका वातावरण, फिर आपका कम्युनिटी यानी समूह, विद्यालय, और एक काफी बड़ा मैटर है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य। तो ये एकदम बेसिक्स हैं जो नैतिक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करता है। परिवार करता है कि नहीं करता, ये सुनो। करता है, एक बार मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, परिवार करता है कि नहीं करता है? हाँ। आपका धर्म किस वातावरण में पैदा हो रहे हो, छत्तीसगढ़ में अगर बस्तर अंचल में पैदा हुए तो वहां का वातावरण अलग है, मैदानी इलाका का अलग है। ठीक है, उधर जाओगे सरगुजा का अलग है। भारत में देख लो, जम्मू कश्मीर का अलग वातावरण है। ठीक है, साउथ का अलग वातावरण है। प्रभावित करें ना वहाँ के हाल चाल। समूह, कौन से समूह में आप रहते हो, आपका कॉलोनी का इस टाइप का कॉलोनी है, पारा मोहल्ला है ना। कई जगह रहते हैं भट्टी पारा रहता है, तो वहाँ भट्टी है बहुत सारा। ठीक है, तो वहाँ का माहौल अलग रहेगा। बाजार है तो बाजार पारा का माहौल अलग रहेगा। स्कूल वाला एरिया है तो स्कूल पारा का अलग माहौल रहेगा। रहते ही नहीं रहते। हम्म। विद्यालय, सरकारी स्कूल का अलग माहौल रहता है ना, आदमी वहाँ अलग सीखता है, रे बे सीखता है। और प्राइवेट में रे बे बोलेगा लेकिन अंग्रेजी में बोलेगा। इडियट। ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन गाली वो लोग भी देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। उन लोगों को गाली क्या, गाली टेस्ट नहीं लगता है। और सरकारी स्कूल में एकदम, है ना, मत पूछो। स्वास्थ्य है ना, अब स्वास्थ्य भी है ना, कई लोग का दिमाग ना मेंटल रहते हैं, तो फिर जानते हो उसका मुंह से अलग एबीसीडी निकलता है। अगर मानसिक रूप से जानते हो फर्क पड़ता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी फर्क पड़ता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये बेसिक है, अब एडवांस में जा रहा हूँ ना, एडवांस में जा रहा हूँ। चलो अगर लिखेंगे, तो ये नैतिक विकास प्रभावित करने वाले सामान्य कारक है। अब एग्जाम में जो पूछा जाता है उस कारक पे हमको ध्यान देना है। ये तो एकदम बेसिक है। एग्जाम में जो पूछा जाता है खासकर आपको ध्यान रखना है, नैतिक विकास प्रभावित करने वालों में सबसे बड़ा कारक है जैविकी कारक। जैविक या जैविकीय कारक, जो शब्द आपको अच्छा लगे। अंग्रेजी में लिख लेंगे इसको बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स। दूसरा है आपका सामाजिक आर्थिक कारक। बौद्धिक कारक। चौथा धार्मिक कारक।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो जो नैतिक विकास क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये तो सब देखते हो आप लोग, लेकिन एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो है पहला वाला, जैविकीय कारक। ध्यान रखना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक कारक बोल सकते हो। जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर। नंबर 1 पे लिखा हूँ ना इसको, मैं नंबर 2 या 3 भी लिख सकता था, लेकिन मैं नहीं लिख सकता नियमतः, क्योंकि सबसे टॉप में क्या आएगा, जैविक कारक। तो नैतिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है, जैविक कारक। इसमें मैं एकदम सिंपल उदाहरण दूं, 84 लाख योनि है, सुने हो भागवत भागवतवन में, एक योनि है 84 लाख। हर योनि का व्यवहार अलग अलग है, हर योनि का नैतिक विकास अलग अलग है। गाय के नैतिक विकास अलग होता है, गाय परिवार का, है ना। बकरा परिवार का अलग होता है ना, मछली परिवार का अलग होता है। कम्युनिटी बोल रहा हूँ, वो संज्ञा पढ़ते हो हम लोग, कॉमन नाउन कॉमन नाउन। मछली में पूरा मछली ग्रुप आ गया, हम लोग का अलग रहता है। भैंस में भैंस लोग का अलग आ गया, है ना, जानवर लोग का। सबका नैतिक विकास अलग होता है ना। सबसे ज्यादा नैतिक विकास कौन से वर्ग का होता है, मनुष्य के कुकुर, बताओ। क्योंकि वफादारी का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है जो आज तक नियमों पे अडिग है। तो 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा नैतिक विकास किसका माना गया है, मनुष्य का, है कि नहीं। और मनुष्य बायोलॉजिकली कहना चाहिए, मनुष्य का। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जैविकी कारक के अंतर्गत बालक का स्वास्थ्य, उसका डीएनए आदि उसके नैतिक विकास को प्रभावित करता है। तो इसमें खासकर आप लोग जैविक विकास में लिख लेना है, इसका डीएनए बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बोलोगे यार व्यवहार का नैतिक विकास का डीएनए से क्या लेना देना, डायरेक्ट लेना देना है भैया। समझ में आया, डीएनए काफी मैटर करता है नैतिक विकास के लिए। जैसे हम लोग का मनुष्य का डीएनए हमारे अंदर, और बाकी योनि में किस, उनका अलग डीएनए है कि नहीं। बंदर लोग के में अलग डीएनए है, वन मानुष जानते हो, चिंपांजी। एक मिनट, हेलो सर। हाँ सर, 2 मिनट में लगा रहा हूँ सर, क्लास में हूँ, है ना। हाँ हाँ। हम्म, तो समझ में आ रहा है कि बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ एकदम अंदर से बेसिक समझना है इसको। यहाँ पर जैविक कारक मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब बायोलॉजिकली हम लोग क्या हैं। हर बायोलॉजी का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है व्यवहारिक रूप में। तो बायोलॉजिकली में सबसे जो इसका मूल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तत्व का सबसे मूल चीज क्या है, एटम। आओ एकदम अंदर घुसेगा तो का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना। तो एकदम अंदर, तो ऐसे ही यहाँ पर जैविकी कारक का मूल क्या है, यहाँ पर डीएनए। तो हो सकता है डीएनए बोल दे तो भी आपको यस बोलना है। जैविक विकास, सॉरी, नैतिक विकास प्रभावित करने वाला कारक में डीएनए शामिल है क्या। तो मन को अरे यार हम लोग सर जैविक विकास बोले रिसे, डीएनए निखाए नहीं रिसे। तो दादा डीएनए का तो अंदर आते है नहीं, डीएनए किसके अंदर आ गया, जैविक कारक। तो एग्जाम वाला चाहे या तो इसको पूछ लिखा रहे क्वेश्चन में, ऑप्शन में, या फिर डीएनए, दोनों एक ही है। बाकी सामाजिक आर्थिक कारक में जो है कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो है नैतिक विकास होता है। आप कौन समाज से बिलोंग करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो भी आपके नैतिक विकास का बहुत बड़ा कारण बनता है। बनता है कि नहीं बनता है। अगर आप धीरू भाई अंबानी अंबानी परिवार में पैदा होते हो तो आपका आर्थिक विकास और आपका सामाजिक विकास अलग हुआ। जहाँ जाओगे हेलो सर, हेलो सर, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप बड़े बाप के हाँ, बड़े बाप के बड़े बेटे हो, है ना। तो अलग ही सम्मान होगा सामाजिक, तो आपका व्यवहार भी अलग रहेगा। और आप एकदम गली मोहल्ले के ऐसे आदमी घर पैदा हुए, आपको पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आपका पहनावा ओढ़ावा अलग रहेगा, और अंबानी परिवार का पहनावा ओढ़ावा सब अलग रहता है। प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, नैतिक विकास पड़ता है जी, मानो चाहे मत मानो। हाँ। तो अगला है बौद्धिक कारक। तो जानते हो, आपका अगर आईक्यू लेवल बहुत डाउन है तो आपको कितना इज्जत मिलेगा, और आपका कैसा होगा नैतिक विकास। जो कम आईक्यू वाले रहते हैं उनका व्यवहार कैसा रहता है, सीधा सीधा। और जो एकदम अच्छा आईक्यू वाले, चतुर चालाक होते हैं, स्मार्ट होते हैं, तो उनका नैतिक विकास अलग होता है। तो आईक्यू भी फर्क डालता है कि नहीं डालता है, बताओ।
डालता है, नैतिक विकास में फर्क डालता है। कई लोग को कितना भी समझा लो, अरे बड़े को देख के प्रणाम किया कर रहे, लेकिन उसको सबसे समझ में नहीं आ रहा। क्यों? कि उसका आईक्यू बिल्कुल क्या है, मूड है ना। रेंज पढ़े हो आप लोग, 90 से 110 होना चाहिए सामान्य आदमी के लिए, सामान्य आईक्यू का। लेकिन आपका 40 है, तो उसके सामने माथा भी ठोक डालोगे ना, तो भी उसका नैतिक विकास नहीं होने वाला। तो बौद्धिक कारक भी प्रभाव डालते हैं। और आखिरी है धार्मिक कारक। तो अलग अलग धर्म के अलग अलग प्रथाएं होती हैं, है ना, नियम कानून होते हैं, उस हिसाब से आदमी का डेवलपमेंट होता है कि नहीं। तो वो भी कहीं ना कहीं नैतिक विकास से प्रभावित करता है। तो ये था संबंध। अब कल जो है, ये मेरा पूरा टॉपिक खत्म हो गया ना, एकदम मैंने डिटेल में पढ़ा दिए है नैतिक विकास को लेकर। ये संबंध और प्रभावित करने वाला कारक पढ़ा दिया, इसके अंदर ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, संबंध को जान लो। और ये बाकी 20 पन्ने में मैंने पूरा लॉरेंस कोहलबर्ग को समझा दिया है। आप लोग जो है लॉरेंस कोहलबर्ग को एकदम प्रैक्टिकली समझना, ठीक है। इससे पहले जो पढ़ाया हूँ वो जीन पियाजे का अलग पढ़ाया हूँ 10 पन्ने में, तो इतना ही पढ़ना है शिक्षक भर्ती के लिए। एकदम ऊपर ऊपर पढ़ोगे सीजी टेट टाइप का, तो फिर सिलेक्शन का चांस नहीं है, अगर कठिन दे दिया तो, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, सीडीपी में कम से कम 20 मनोवैज्ञानिक है, 20 मनोवैज्ञानिक के 20 सिद्धांतों को रट डालना है। जैसे मैंने आप लोग अगर अभी ज्वाइन किए होगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले कह सकते हो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, उसको कम से कम मैंने 8 से 10 क्लास लिया है। 8 से 10 क्लास जीन पियाजे का ही, मतलब 8 से 10 घंटा में पढ़ाया हूँ एक एक चीज़ को। उसके 16 टर्मिनोलॉजी को पहले पढ़ाया मैंने, क्या होता है स्कीमा, क्या होता है स्कीम, क्या होता है अनुकूलन, क्या होता है फलाना ढिमका, 16 शब्दों को मैंने पहले समझाया, उसके बाद उसके अंदर घुसा। ठीक है, 4 स्तर है उसके, पढ़े हो ना जीन पियाजे का संज्ञानात्मक 4 स्तर है। तो 4 स्तर के अंदर भी एक के अंदर 6 स्तर है, उसको भी एकदम बारीकी से। तो 20 मनोवैज्ञानिक है, ले देके उस 20 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को एकदम से अच्छे से करोगे ना, सीडीपी आसान हो जाएगा। बाकी तो सब चीज़ सामान्य चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर रहते हैं सीडीपी में, वो ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है। लेकिन मेन 20 मनोवैज्ञानिक के 20 सिद्धांत को मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा, समझ आया। तो हम लोग क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि यूनिट 1 खत्म, यूनिट 2 खत्म, यूनिट 3, वो तो ठीक है होता है, लेकिन मैं इस बार कुछ अलग पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस बार जो मेन है उसको मैंने पहले टारगेट किया है। यहाँ पे यूनिट से लेना देना नहीं है, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से लेना देना है। ये तुम्हारे एग्जाम में ही आता है कि फलाना यूनिट से मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, यूनिट 1 नंबर 1 क्वेश्चन दिस, यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन दिस, ऐसा आता है क्या क्वेश्चन पेपर में? आता है क्या बताओ? हाँ, इंजीनियरिंग या उसमें आता होगा आप लोग के कॉलेज के समय में, यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर में से लिखा रहता है। हमारे इंजीनियरिंग में से लिखा रहता था यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन लिखो। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं, वो तो सब एक में ही रहता है ना, रहता ही नहीं रहता है। तो सीधा सा फंड ये है कि आपको सर्टिफिकेट में क्या करना है, एकदम मेन चीज़ों पहले से पढ़ना, वो अगर अच्छा हो गया ना तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है। फिर आप लोग एमसीक्यू लगाओ, आप लोग जो है टेस्ट सीरीज लगाओ, मजा आएगा। तो थोड़ा सा मैं अप्रोच को चेंज कर रहा हूँ, परंपरागत नहीं, है ना, थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? चलिए सर, कमेंट नहीं देख रहे हैं क्या इससे? अच्छा सॉरी, मेरे कल जो है इसका एमसीक्यू होगा। कल क्या होगा? एमसीक्यू। तो आप लोग लॉरेंस कोहलबर्ग का जो है और जीन पियाजे का सिद्धांत आप लोग पढ़ के आइएगा। कल इस पर एमसीक्यू होगा, आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद आज के लिए। मैं क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। आप लोग पास अगर समय बचा होगा तो रिवीजन कर लेंगे। ठीक है जी। सर इंग्लिश का नीतू मैम से पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से क्लास स्टार्ट करवा दीजिएगा। हो ले, ठीक है, पढ़ू। ठीक है मैडम, मैं पूछ लेता हूँ पहले कि वो पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए, फैकल्टी के ऊपर भी रहता है ना। यदि वो रेडी हैं तो आप लोग तो रेडी ही दिख रहे हो, कमेंट बहुत लोग आ रहा है, बन जाएगा। आप लोग रेडी हैं नीतू मैडम से अंग्रेजी पढ़ने के लिए? तो मैं मैडम से बात करूंगा। हाँ मैं ही लूँ एमसीक्यू ला जी, मैं लूंगा, है ना। हफ्ता में 1-2 एमसीक्यू मैं लूंगा, बाकी डेली एमसीक्यू चलेगा, वो अलग है। और टेस्ट सीरीज के लिए तैयार रहना, और उससे पहले आप लोग का थ्योरी रिवीजन होते रहना चाहिए बार बार। 5 महीना समय है, 5 महीना बहुत कम है। और मैंने कल सबको याद दिलाया है कि आज से 1 घंटा क्या करना है, पढ़ाई में ऐड करना है ज़्यादा। अगर घर में 3 घंटा पढ़ रहे होगे तो आज से 4 घंटा पढ़ो। कोई 4 पढ़ रहा होगा तो 5 घंटा पढ़ो, 1 घंटा ऐड ऑन करना है। अब कैसे बढ़ो तो मैं नहीं जाना हूँ, लेकिन 1 घंटा कसम खा लो बढ़ाना है, बन जाएगा। क्योंकि 24 घंटा ही है, 24 घंटे में जरूर तुम लोग
1-2 घंटा मोबाइल में या इधर उधर बातचीत करने में, दुख दर्द बांटने में लगे रहते होगे, वो दुख दर्द मोबाइल वोबाइल सब कोई मतलब नहीं है, वो सब चीज कभी कोने में रखो, 1 घंटा पढ़ाई में अटेंड करो, चल जाएगा।